तो बच्चे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ विद द टॉपिक द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, जिसमें से कल हमने टेम्परेचर कवर किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। So we are done with temperature, जिसमें हमने बात की थी with every 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction doubles itself. बट टेम्परेचर का एक इफेक्ट था जिसमें हमने देखा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी हाई हो रही है, लेकिन जैसे ही उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को कम या ज्यादा किया जाए तो उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम या ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन यानी कि एंजाइम इनएक्टिव हो रहा था या तो उसकी डीनेचुरेशन हो रही थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम बात करेंगे पीएच यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीएच जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, तो बच्चे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन मैं वो सेम ग्राफ बना रही हूँ जो टेम्परेचर के केस में बनाया था, जिसमें हमने टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट किया था रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम पीएच के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो बच्चे ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर हम बात करें कि रेट पीएच जो है वो बिल्कुल जीरो पे है अभी फिलहाल, ठीक है, तो जीरो पे है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो विद इंक्रीज और इन पीएच वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पीएच जीरो पे था तो जीरो से हमने स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर टेंडेंसी थी, रेट ऑफ रिएक्शन था, तो मुझे अल्टीमेटली जैसे हमने पीएच बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, पर उसके बाद हमने और पीएच बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल करना शुरू कर दिया। सेम ग्राफ आया, तो मुझे पीएच भी बिल्कुल सेम तरीके से इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को जैसे कि टेम्परेचर करता है। मतलब पीएच जो है वो भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को यानी कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को और अल्टीमेटली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा, जिसमें क्या हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि ऑप्टिमम पीएच पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये है ऑप्टिमम पीएच, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था तो ऑप्टिमम पीएच आते हुए, और ऑप्टिमम पीएच डिपेंड करता है प्रोटीन टू प्रोटीन, उसकी अमीनो एसिड कंपोजिशन जो है वो क्या है, कौन कौन सा अमीनो एसिड मैक्सिमम पार्ट बना रहा है, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें जो है वो ये यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्टिमम पीएच जो है इट इज द पीएच व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। वैसे ही अगर हम ऑप्टिमम पीएच से और पीएच बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल कर देगा, कम कर लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉल कर जाएगा, बिल्कुल सेम टेम्परेचर की तरह। और तो हमने जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था बिल्कुल वैसे पीएच का होगा। पर बच्चे पीएच कम या ज्यादा करने से हुआ क्या, बस वही सेम चीज, टेम्परेचर के बढ़ने पे प्रोटीन डिनेचर हो रहा था, कम होने पे प्रोटीन इनएक्टिव हो रहा था। वैसे ही अगर हम ऑप्टिमम पीएच ले रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम है, वही अगर हम उस रेट ऑफ उस ऑप्टिमम पीएच को कम कर ले, पीएच डिक्रीज कर दे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से एक्टिविटी इफेक्ट हुई, और अल्टीमेटली पीएच अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो भी एंजाइम इनएक्टिव होगा। यहाँ पे डीनेचुरेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना यानी कि एनर्जी इंक्रीज करना, जो कि एनर्जी बॉन्ड्स को या फिर बॉन्ड्स को ब्रेक करने की टेंडेंसी रखते हैं, वैसे पीएच के केस में नॉर्मली नहीं होता बेटा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा इफेक्ट आएगा, दोनों केस में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो ये था सेकेंड पैरामीटर यानी कि पीएच, जिसमें हमने देखा कि पीएच किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। थर्ड बच्चे, थर्ड जो है हमारे पास
वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चे अब जब भी हम किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं बाकी कंडीशन का। जैसे हमें देखना है कि एक पीएच जो है उसका इफेक्ट क्या होगा एंजाइम एक्टिविटी पे, तो हमें टेम्परेचर ऑप्टिमम रखना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को ना मिल जाए। टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से हमें कुछ फॉल्स रीडिंग्स ना मिल जाए, है ना। वैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बिल्कुल सही से रखेंगे, है ना बच्चे। इसी तरीके से होता है, हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में जानना है, हमें उसके अकॉर्डिंग चीज ज्यादा कम या बराबर रखनी पड़ती है बाकी चीजों को। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब डिटरमाइन करनी है ना, तो हमें एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम चीजों को, बाकी फैक्टर्स को ऑप्टिमम रख रहे हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, पीएच ऑप्टिमम होगा, लेकिन एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड रखी जाएगी, क्योंकि हम एंजाइम कंसंट्रेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो मुझे ऑब्वियस है ना, रिएक्शन तो फॉरवर्ड बढ़ेगी। एंजाइम सफिशिएंट अमाउंट में है, सबस्ट्रेट भी पूरी तरह आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगा ही। तो मुझे इसीलिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है ना, उसके समझने के लिए हम एंजाइम लिमिटेड रखते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, कोई 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हमें उसके साथ काम करने को मिला, 10 एंजाइम से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट बढ़ाया, 1 सबस्ट्रेट, 2 सबस्ट्रेट, 3 सबस्ट्रेट, 4 सबस्ट्रेट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10 अल्टीमेटली बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास एंजाइम को सबस्ट्रेट मिलता जा रहा है, 10 एंजाइम से 10 सबस्ट्रेट मिल गए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो तक 10 मॉलिक्यूल्स रीच नहीं हो गए। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 एंजाइम से हमने क्या किया, अब 11 सबस्ट्रेट डाला। अब 11 सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिल रही ना बाइंड करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसको रिएक्शन करने के लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम अवेलेबल है क्या, नहीं है। वो कब अवेलेबल होगा, जब ये फर्स्ट वाला सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के निकलेगा, तो जाके 11th वाले को उसकी अपनी एक्टिव साइट मिलेगी ताकि वो प्रोसेस हो सके, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जब सेकंड वाला प्रोडक्ट बन जाएगा तो 12th वाले को जगह मिलेगी, फिर उसके बाद थर्ड निकलेगा प्रोडक्ट बन के तो 13th वाले को जगह मिलेगी। इस तरीके से जैसे जैसे स्पेस खाली होगा वैसे वैसे हमारे पास नेक्स्ट वाले को जगह मिलेगी। लेकिन एंजाइम कितने हैं, 10। एक टाइम पे कितना प्रोडक्ट बन सकता है, 10 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, 10 सबस्ट्रेट ही प्रोसेस होंगे। तो बच्चे मतलब 10, जब तक मॉलिक्यूल 10 सबस्ट्रेट नहीं आ जाते तब तक रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन इसीलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि लिमिटेड एंजाइम है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वही काम करेगा। हमने लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे एंजाइम को रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं कि वो कैसा इफेक्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली इसी फैक्टर, इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम एक ग्राफ भी देखेंगे। तो बच्चे, फर्स्ट, इंक्रीज इन substrate concentration increases rate of reaction, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड के लिए, ठीक है, अप टू व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स गेट्स ऑक्यूपाइड, जब तक सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड नहीं हो जाती तब तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चे इससे ग्राफ बनाने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लॉट करेंगे,
इस एक्सिस पे, और यहाँ पे एक्सिस पे वेलोसिटी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को ही कहा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे प्लॉट करें। अब क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अभी रेट ऑफ रिएक्शन 0 है क्योंकि सबस्ट्रेट नहीं है, जब सबस्ट्रेट आएगा तो ही रिएक्शन हो पाएगा। तो बच्चे यहाँ से हमें जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगा। एक पॉइंट ऐसा था पहले धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ रहा था क्योंकि पहले 1 2 3 मॉलिक्यूल थे, अब अल्टीमेटली सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे, रेट ऑफ रिएक्शन कितना स्पीड में बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। तो रिएक्शन बढ़ती गई। बिल्कुल आप सेम तरीका लगा लो, 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 बड़े, 4 बड़े, 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ गई वैसे और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता गया और अल्टीमेटली एक स्टैटिक फेज आ गया, यानी कि एक स्टेशनरी फेज आ गया। क्यों? 10 एंजाइम थे, 11 सबस्ट्रेट भी डाला, 11 सबस्ट्रेट प्रोसेस हुआ तब हुआ जब पहला वाला निकल गया। एक्टिव साइट तो 10 ही रही ना, एक टाइम पे 10 ही प्रोडक्ट्स बन पा रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही नहीं पा रहा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, नहीं बढ़ रहा ना। तो मुझे अल्टीमेटली क्या हुआ, ये स्टेशनरी फेज आने की वजह से हमारे पास जो ये ग्राफ बन जाता है वो सिग्मोइड फॉर्म का बन जाता है, यानी कि स्टेशनरी फेज आ जाएगा। और स्टेशनरी फेज क्यों? ड्यू टू ऑल ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट्स। ड्यू टू ऑल ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट्स, जो कि फर्दर अवेलेबल नहीं रही। तो बच्चे ये जो है ना, यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे ना एक एंजाइम कंसंट्रेशन की मैक्सिमम वेलोसिटी देख पाते हैं, यानी कि एक एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में कितनी वेलोसिटी, कितना रेट ऑफ रिएक्शन दे पाता है, वो ये है। तो बच्चे इसको इसीलिए Vmax कहा जाता है, Vmax यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बच्चे लेकिन लैब कंडीशन में ना मैक्सिमम वेलोसिटी कंप्लीट और रीच करते ही ना प्रोडक्ट बन जाता है फटाफट। तो बच्चे प्रोडक्ट बन गया, तो बच्चे उसके बाद हमारे पास में एक्चुअल फिगर और एक्चुअल पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, Vmax जो है उसको डिटरमाइन करने की जगह ना हाफ Vmax डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जब हाफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो जाता है, हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी कहा जाता है। तो हम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और बच्चे वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हाफ Vmax रीच कर जाता है उसे Km कहा जाता है। तो Km क्या है? Km जो है उसे माइकलिस कांस्टेंट कहा जाता है, माइकलिस कांस्टेंट। तो Km इज माइकलिस कांस्टेंट एंड इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है when rate of reaction is maximum, when rate of reaction reaches its half maximum velocity. ठीक है, तो दैट्स द माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, तो Km वो है जब एटलीस्ट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर गई होती है, यानी कि हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम चेक नहीं करते, तो मैक्सिमम जो है वो ये है जब स्टेशनरी फेज आ गया होता है। ठीक है, तो ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो इसके बाद हमें लास्ट बात करनी है इनहिबिटर्स की, जिसमें हमें अगेन ये ग्राफ जो है वो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि Vmax का रीच करना मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुई, और वो भी उतने पेस पे जितना हम चाह रहे थे। सबस्ट्रेट जितना है उतना अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ही हमें बेनिफिट होगा ना। तो मुझे हाफ
मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो हम अपने कंसिडरेशन के लिए रखते हैं, अपने वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए रखते हैं, लेकिन वी मैक्स का रीच होना मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अगर वी मैक्स रीच नहीं हो रहा तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। हाँ, वी मैक्स को तब कंसीडर किया जा सकता है जब वी मैक्स का पता हो कि वी मैक्स कितने में आएगा। ठीक है, तो बच्चे इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। वो फैक्टर है हमारे पास इनहिबिटर्स। तो बच्चे फोर्थ फैक्टर इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स आर those chemicals or those molecules which inhibits एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं यानी कि रोक देते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। प्रोसेस कॉल्ड एज इनहिबिशन। तो मुझे अभी इनहिबिशन जो है ना वो 3 तरह का होता है। इनहिबिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जिसमें से सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव यानी कि यहां पे 2 चीजों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यहां पे कंपटीशन का कोई चांसेस ही नहीं है। और बच्चे तीसरा है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, बट इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चे अब अल्टीमेटली सबसे पहला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ले रही। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है इसमें कंपटीशन हो रहा है, लेकिन कंपटीशन किस चीज में, किस चीज के बीच में? बच्चे इसमें कंपटीशन होता है इस इनहिबिटर के बीच में, इनहिबिटर का सबस्ट्रेट के साथ। एक्चुअली सबस्ट्रेट कहां पे बाइंड करता है? प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिव साइट पे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान ना ये जो इनहिबिटर है ना वो उसी पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे बाइंड करने की कोशिश करता है ताकि एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जा सके। तो एंजाइम, तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर competes for an active site on enzyme। एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा। लेट्स से अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एक्टिव साइट का, ये एक्टिव साइट है, ठीक है, तो बच्चे सबस्ट्रेट है, अगर ये सबस्ट्रेट है जो इसमें बाइंड कर सकता है स्पेसिफिकली, तो बच्चे इनहिबिटर जो है उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। मैं फिजिकली अरेंजमेंट दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली केमिकल ग्रुप्स हैं जो कि कंपैटिबल होते हैं इस एक्टिव साइट के साथ। अगर यहाँ पे लेट्स से इसका COH ग्रुप है, यहाँ पे भी COH होगा। यहाँ पे CH2COH जो है वो प्रेजेंट है जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकता है, यहाँ पे भी कोई CH2COH होगा, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों नियरली सेम लग रहे हैं, और बच्चे सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो बच्चे वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन बच्चे जो इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो बच्चे वो प्रोडक्ट नहीं बना पाता। पर जब प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। कौन बाइंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। अगर वो बाइंड करके प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग तो एक्टिविटी नहीं हुई ना। बाइंड चाहे इनहिबिटर कर गया, एक्टिविटी हमारे अकॉर्डिंग हुई ही नहीं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इनहिबिटर ने क्या किया, एंजाइम की प्रोडक्ट फॉर्मिंग एक्टिविटी को और एबिलिटी को खत्म कर दिया ना। तो इसी वजह से कहा जाता है ये इनहिबिशन कर रहा है, ये रोक रहा है।
तो इस तरीके से देखा जाए, जब सबस्ट्रेट ही बाइंड नहीं किया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, तो बच्चे इस ग्राफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। इस ग्राफ के केस में कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होंगे? हमें बात करनी है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब वी मैक्स अटेन होने की। रिएक्शन कंप्लीट कब कही जाएगी? जब वी मैक्स अटेन होगा। तो बच्चे इसके केस में अब भी अगर हम देखें इनहिबिटर बाइंड अगर हो जाता है तो क्या वी मैक्स अटेन होगा? नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो बच्चे जब ग्राफ बनाया जाता है इनहिबिशन के केस में, हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं, हम चेक करते हैं क्या ऐसे इनहिबिशन को रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में जरूरी थोड़े ना कि हर बार इनहिबिटर जीत जाएगा। सबस्ट्रेट को भी जीतने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात है बराबरी की। इनहिबिटर भी इक्वल एफिशिएंट है और सबस्ट्रेट भी इक्वली एफिशिएंट है। अब ऐसा कर देते हैं, सबस्ट्रेट की पावर बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट एक है तो 2 कर देते हैं, 2 इनहिबिटर्स है तो सबस्ट्रेट 5 कर देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं बस। जब वो लड़ रहे होंगे, अगर हमारे पास 3 एंजाइम्स है, 3 में से अगर 2 सबस्ट्रेट है और 1 इनहिबिटर है, तो ज्यादा कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। अगर हमारे पास 2 इनहिबिटर्स है, 3 सबस्ट्रेट है, तो चांसेस अगेन बाइंड ज्यादा करने की किसकी है? सबस्ट्रेट की। 10 सबस्ट्रेट है और 5 इनहिबिटर्स है, ज्यादा कौन बाइंड कर सकता है? सबस्ट्रेट। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा ना हमें। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से कंप्लीट प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इनहिबिटर का कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। तो मतलब ये जो इनहिबिशन है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें इनहिबिटर क्या करता है? वह वी मैक्स तक नहीं पहुंचने देता रिएक्शन को। पर जब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दे किसकी? सबस्ट्रेट की, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा? वी मैक्स अटेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चांसेस जब बढ़ जाते हैं तो मतलब रिएक्शन जो है, इनहिबिशन जो है, वो रिवर्स की जा सकती है। So this type of competitive inhibition is an reversible inhibition. ये reversible inhibition है। और बच्चे इसके केस में रिवर्स हो जाने की वजह से हम इस पैरामीटर को भी कंसीडर करते हैं। तो अगर रिवर्स हो रही है तो मतलब वी मैक्स अटेन हो सकता है तो हो भी रहा है। ठीक है, तो बच्चे तो वी मैक्स में इस इनहिबिशन के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वी मैक्स अटेन हो जाएगा। लेकिन बच्चे वी मैक्स कब अटेन होगा? जब हम सबस्ट्रेट को नॉर्मल से ज्यादा बढ़ाएंगे। लेट्स से अगर हमें 10 सबस्ट्रेट चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट इसके केस में हमें क्या करने पड़ेंगे? 20 करने पड़ेंगे। तो बच्चे वी मैक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो रीच कर ही जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के। लेकिन जो Km की वैल्यू होगी ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, क्योंकि वी मैक्स जो है, हम अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे हमें स्टेशनरी फेज दिखेगा, इसके आगे यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी दिखेगा। तो वी मैक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम एक्चुअली रिएक्शन आगे बढ़ जाती है तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा सकते। तो बच्चे हाँ वी मैक्स तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं ना, जैसे हमने कहा था। तो Km चेक करते हैं हम, तो Km जो है वो चेंज हो गया ना। चेंज भी क्या होगा? उसको इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे? वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे जब हाफ वी मैक्स अटेन हो सके। तो बच्चे इसमें ग्राफ पता है कैसे आता है? इसमें ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, ये वाला विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स तो अटेन हो जाता है। मैं एक ही पर्टिकुलर जगह सारे ग्राफ्स बनाऊंगी और ये नॉर्मल केस है। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ? हमने Km बढ़ाया तो जाके वी मैक्स अटेन हुआ। अगर हम नॉर्मल तरीके से चलते तो कभी भी हमें यहाँ पे वी मैक्स अटेन करने को नहीं मिलता। तो मतलब हाँ वी मैक्स भी हम तभी पहुंच पाए जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई। तो मतलब Km जो है वो इंक्रीज हुआ। ये देखो यहाँ पे Km इंक्रीज हुआ ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। पहला तो सबस्ट्रेट लड़ाई कर सकता है या फिर कॉम्पीट कर सकता है किसके साथ? इनहिबिटर के साथ। इसी वजह से हमारे पास इनहिबिटर जो है
अगर वो यहाँ पे बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, और अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी चीज को देखते हुए हमें ये समझ आया कि रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। और बच्चे उसके बाद इसके केस में अल्टीमेटली Vmax तो अटेन हो जाएगा, Vmax में तो कोई चेंज नहीं आएगी, बट Km जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी में अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन बन रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा है, वो किसी स्टेप को रोक रहा है, किसी एंजाइम को रोक रहा है, तो बॉडी अल्टीमेटली खुद ब खुद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है ताकि इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सके, यानी कि इसके कॉम्पिटिटिव नेचर का फायदा उठाया जाता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का। तो बच्चे इस तरीके की एग्जांपल मैं एक बताती हूँ आपको, आप एक आगे कॉन्सेप्ट करोगे क्रेब्स साइकिल का। एक साइकिल है जो रेस्पिरेटरी साइकिल है हमारी बॉडी का, तो उसमें ना एक रिएक्शन होती है जो कंप्लीट करता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बच्चे इसके केस में जो है ना, एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जो होगा वो है सक्सिनिक एसिड। लेकिन बच्चे कई बार जो है एक बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर का कंपोनेंट आ जाता है, वो होता है मेलोनिक एसिड, जिसे मेलोनेट कहा जाता है। ये आके बाइंड कर जाता है और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। दूसरी एग्जांपल ये है, वो हम यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो जब बैक्टीरिया जो है ना, उसको अपनी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड चाहिए, तो फॉलिक एसिड जो है वो जब तक सिंथेसाइज नहीं होगा वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में क्या करता है, वो कंपोनेंट्स यूज करके फॉलिक एसिड बनाता है और रिप्रोड्यूस करता जाता है। तो बच्चे फॉलिक एसिड जो है वो क्या है, प्रोडक्ट जिस सबस्ट्रेट के साथ वो सिंथेसाइज हो रहा है, वो फॉलिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा है। जो एंजाइम कर रहा है, ये फॉलिक एसिड सिंथेटेज एक एंजाइम है बैक्टीरिया में, वो सिंथेसाइज कर रहा है फॉलिक एसिड। हम क्या करते हैं, उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर डाल देते हैं। इनहिबिटर क्या है, सल्फा ड्रग्स। हम सल्फा ड्रग्स डाल देते हैं, सल्फा ड्रग्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि इनहिबिटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इनहिबिटर क्या करता है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, तो सबस्ट्रेट जिससे फॉलिक एसिड बनना है वो बाइंड ही नहीं कर पाता और फॉलिक एसिड नहीं बनता और बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में मेडिसिन डाल रहे हैं। कौन सी मेडिसिन, सल्फा ड्रग्स। और वो सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेटेज के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं। वो एक्टिव साइट जहां पे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस होनी है, फॉलिक एसिड के लिए सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उस साइट पे कौन आके बैठ गया, सल्फा ड्रग्स आके बैठ गए। तो अब सल्फा ड्रग्स है, वहां पे बैठे रहेंगे, प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। और जब तक फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने अब क्या कर दिया, बैक्टीरियल ग्रोथ रोक दी ना, खत्म कर दी ना बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया पूरा इनहिबिशन, जिससे हमने अपना मेडिकल लेवल पे ट्रीटमेंट किया। तो सल्फा ड्रग्स inhibits folic acid synthesis in bacteria। बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता है, वो भी एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। तो ये चीजें हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। So second type of inhibition is non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition. So non-competitive inhibition वो inhibition है जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो compete नहीं करते एक्टिव साइट के साथ। So inhibitor
inhibitor do not compete with substrate. वो सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करता फॉर एक्टिव साइट, मतलब सबस्ट्रेट को बाइंड होने देता वो एक्टिव साइट पे, पर फिर वो इनहिबिशन कैसे करेगा? तो मैं बता दूं, एंजाइम का एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर में उसके। लेट्स से अगर हमारे पास एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट के अलावा कुछ एंजाइम्स में एक और साइट होती है, मतलब कुछ और साइट भी होती है जहां पे दूसरे फैक्टर्स, दूसरे कंपोनेंट्स बाइंड कर सकते हैं। वो कौन है, वो आगे टाइप्स में बात करेंगे। तो बच्चे उन साइट्स को, जैसे एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे तो सिर्फ सबस्ट्रेट को बाइंड करने का राइट है, और बच्चे ऐसी कोई साइट, जैसे कि मैं कह दूं एक साइट होगी एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट जो है वो साइट है अदर देन एक्टिव साइट। तो लेट्स से इस साइट पे हमारे पास कोई इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा, तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों है, अब दोनों जो है वो सामने आ गए एंजाइम पे, ठीक है, तो सबस्ट्रेट तो अकॉर्डिंगली बाइंड कर गया, ये सबस्ट्रेट था इसलिए यहाँ पे बाइंड कर लिया, बट इनहिबिटर जो है वो यहाँ पे बाइंड, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बजाय यहाँ पे बाइंड किया, क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी इस पर्टिकुलर साइट के साथ, तो ये सबस्ट्रेट है अगर, तो इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड किया। तो बच्चे इनहिबिटर जब लड़ नहीं रहा है एक्टिव साइट के लिए, वो बाइंड भी कहीं और पे किया है, किसी और साइट पे, तो फिर इनहिबिशन कैसे हुई? तो बच्चे फिर इनहिबिशन इस तरीके से हुई कि इनहिबिटर ने जब इस साइट पे बाइंड किया, ये साइट ऐसे बिना वजह नहीं रखी गई है, ऑब्वियसली एंजाइम चाहता है कि कोई चीज यहाँ पे बाइंड करे और एंजाइम फंक्शनल हो पाए, मतलब कई बार एंजाइम को किसी और चीज की भी जरूरत पड़ सकती है खुद की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, खुद की एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो मतलब वहां पे वो चीज बाइंड नहीं की बल्कि इनहिबिटर बाइंड कर गया। तो इनहिबिटर ने बाइंड करके क्या किया, उसकी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन को चेंज कर दिया, उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। अब अरेंजमेंट चेंज हो गया प्रोटीन का, प्रोटीन में एक बॉन्ड भी चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोटीन खराब, यहाँ पे तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो सबस्ट्रेट बाइंड किया नहीं किया एक ही बात है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा, बस सिंपल सी बात। तो मतलब ऐसे केस में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की लड़ाई भी नहीं हो रही, कॉम्पिटिशन ही नहीं हो रहा, क्या कर दिया, सबस्ट्रेट का पूरा काम ही खत्म कर दिया, कि सबस्ट्रेट को जिस तक सबस्ट्रेट पहुंचा वो कैपेबल ही नहीं रहा काम करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंजाइम की दिक्कत आ जाती है। तो मतलब तो इनहिबिटर binds site other than active site, other than active site, which leads to conformational changes in enzyme. Conformational changes in enzyme. And this makes enzyme inactive. तो अल्टीमेटली एंजाइम जो है इस वजह से इनएक्टिव हो जाएगा। अब बच्चे जब सबस्ट्रेट लड़ ही नहीं रहा, कॉम्पीट ही नहीं कर रहा, उसको इनहिबिटर के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, तो बच्चे क्या इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है ऐसे केस में? बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल था ना, इट्स इरिवर्सिबल, ये केस जो है वो इरिवर्सिबल है। तो बच्चे अगर इरिवर्सिबल है तो मतलब किसी भी हालत में वी मैक्स नहीं रीच कर पाएगा, तो मतलब वी मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा इसी केस में, कम हो जाएगा, वी मैक्स डिक्रीजेस। जो वी मैक्स कम ही हो गया, वो अब अल्टीमेटली पहुंच ही नहीं पाया जहां से पहुंचना था, जिस वेलोसिटी तक, तो रिएक्शन होने का मतलब ही नहीं। तो मतलब केएम में कोई चेंज नहीं आया, हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो नहीं बढ़ाई है, बॉडी ने नहीं बढ़ाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सबस्ट्रेट बाइंड कर ही नहीं पाएगा एक्टिव साइट पे, है ना, वैसे ही पड़ा रहेगा।
तो उसका होना ना होना एंजाइम के लिए मतलब ही नहीं है। तो बच्चे ऐसे केस में अब ग्राफ क्या बनेगा, मैं वापस से वो सेम ग्राफ बना रही हूँ, उसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी दिखाते हैं ताकि आप ग्राफ रिलेट कर पाओ। अगर हमारे पास ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल ग्राफ है विदाउट इनिबिटर, तो सेकंड केस कैसा आया था, ये Vmax तो रीच हो गया था ना, है ना, तो Vmax रीच हो गया कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में। लेकिन बच्चे कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था, Km की वैल्यू बढ़ गई थी, तो अगर ये हाफ Vmax है, Km नॉर्मल ये आना था, तो यहाँ पे Km बढ़ गया था। बट अगर मैं थर्ड केस देखूं, यहाँ पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में यहाँ पे ग्राफ इधर से ही जा रहा है, बिल्कुल साथ से नियरली Km सेम ही आ जाता है, बट ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ये घूम के, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। मतलब Km तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, Km सेम पोजीशन पे, बस ग्राफ जो है वो Vmax रीच ही नहीं कर पाया। तो Vmax कहाँ था, Vmax यहाँ पे था, है ना, तो Vmax यहाँ पे, बट ये ग्राफ यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, मतलब Vmax पहुंचा ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं बना। तो ऐसा केस कहाँ पे देखने को मिलता है, आपने सुना होगा साइनाइड के बारे में, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड खाते हुए ही इंसान मर जाता है ना। तो बच्चे वो साइनाइड पॉइजनिंग जो है, उस दौरान साइनाइड जो है इफेक्ट करता है एक रेस्पिरेटरी एंजाइम को, जिसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। अब इस रिएक्शन को रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो परमानेंटली इनहिबिट हो जाता है और एक्टिविटी नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो कोई मेडिसिन, कोई चीज इसे रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। सो ऐसा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में, ठीक है। सो बच्चे ये तो हो गया हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट इनिबिशन थे। लेकिन बच्चे बॉडी जो है ना बहुत स्मार्ट रहती है, इंटरनल सिस्टम हमारा बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है इसी इनिबिशन के कॉन्सेप्ट को अपनी बॉडी में रेगुलेशन के लिए भी यूज कर लेता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो तो उसका कोई मतलब, वो तो उसके पास तो ब्रेन नहीं है ना अपना, वो तो नहीं यूज करेगा अपना ब्रेन, वो तो नहीं सोचेगा कि मुझे कितना काम करना है, उसको सबस्ट्रेट मिल रहा है वो काम करता जाएगा, है ना। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज बने तो बढ़िया होता। तो इसीलिए बच्चे बॉडी जो है कई बार इसी प्रोसेस को, इसी इनिबिशन के प्रोसेस को यूज करती है एज अ कंट्रोल सिस्टम फॉर सीरीज ऑफ रिएक्शंस, और उस इनिबिशन कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एलोस्टेरिक इनिबिशन, यानी कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो फाइनल फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक मतलब कोई अपना फीडबैक दे रहा है और फीडबैक देते हुए एक्टिविटी को रोक रहा है। तो बच्चे इसमें होता क्या है कि जो एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है ना, प्रोडक्ट इटसेल्फ इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कोई दूसरे एंजाइम की एक्टिविटी नहीं रोकेगा, उसी एंजाइम की एक्टिविटी रोकेगा जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट फॉर्म्स द सेम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें मैं एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ जो आपको आगे के चैप्टर में काम आने वाला है, दैट यूनिट 4 का एक चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें काम आने वाला है। तो बच्चे इसमें एग्जांपल ले रही हूँ एक प्रोसेस की, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप, 10 स्टेप होते हैं हमारे पास, 10 रिएक्शंस होती है ग्लाइकोलिसिस में, जिसमें उसकी पहली रिएक्शन ले रही हूँ, पहला स्टेप ले रही हूँ। तो बच्चे जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो सेल जो है इमीडिएटली इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
यानी कि ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे वो फॉस्फेट ऐड करता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने किया, 6 कार्बन के साथ CH6 कार्बन पे पोजीशन पे CH2OH होता है, तो CH2O के साथ PO4 जोड़ देगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देगा। लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप ये लेता किससे है? ATP से लेता है। ATP यानी कि एनर्जी से। ATP से फॉस्फेट ग्रुप लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ADP पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3, उसको कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2, डाई मीन्स 2, तो 3 से 2 फॉस्फेट रह गए, एक फॉस्फेट कहां गया? ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे जुड़ गया, ठीक है। तो ये है रिएक्शन का मतलब। लेकिन इस पूरी रिएक्शन को कौन करवाता है? एक एंजाइम करवाता है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज काइनेज वो एंजाइम को कहा जाता है जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। उसका काम है फॉस्फेट ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। कल के लेक्चर में आप क्लासिफिकेशन करने वाले हो, आप काइनेज का मतलब समझ जाओगे वहां पे। काइनेज का मतलब होता है ट्रांसफर करना, वो भी किसको? फॉस्फेट ग्रुप को। तो एटीपी से लेके ग्लूकोज को दे दिया। लेकिन बच्चे अब ग्लूकोज जो है हमें क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइम पे एक चेन को रन करवाना है। तो बच्चे अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा बन गया, अब बहुत ज्यादा बन गया है, तो अभी हेक्सोकाइनेज को कौन बताएगा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर देता है, ठीक है। तो मतलब प्रोडक्ट कहां बाइंड करता है? एलोस्टेरिक साइट पे। तो प्रोडक्ट बाइंड्स एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम। तो एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम पे टेम्पररी बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को टेम्पररी रोक देता है। अब बच्चे हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी रुक गई, अब कितना भी ग्लूकोज आता जाएगा हेक्सोकाइनेज से कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक ये यूज नहीं हो जाएगा। अब ये कहां जाएगा? इसके नेक्स्ट स्टेप भी बता देती हूँ। ग्लूकोज का एक आइसोमर होता है ना, फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो जैसे ही ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, जो है पूरा का पूरा चेंज ही हो गया, तो यहाँ पे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं रहा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं रहा तो हेक्सोकाइनेज को कोई रोकने वाला है? नहीं है। अब रोकने वाला नहीं है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो नेक्स्ट सोर्स इकट्ठा होगा फिर यहाँ पे इनहिबिशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है कि यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ऊपर रखने वाले एंजाइम को रोकेगा, तब तक रोक के रखेगा जब तक वो नेक्स्ट स्टेप में यूज ना हो जाए या कन्वर्ट ना हो जाए, ताकि रिएक्शन बिना मतलब आगे ना बढ़े। तो इस तरीके से है फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि प्रोडक्ट ने अपना फीडबैक दिया कि भाई मैं बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट से ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई है, अभी काम जो है यानी कि ये स्टेप जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, तो टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन यानी कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम को मॉड्यूलेट कर दिया, चेंज कर दिया।